डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। हम वैसे मॉडल पेपर बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स के। और यदि यहाँ पे आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे छूटे नहीं, क्योंकि जैसे आप इनेबल कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, तो मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो इमीडिएटली आपके पास अलर्ट मिल जाएगा। ओके, तो अपन बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के मॉडल पेपर्स की। यहाँ पे मैं एक मॉडल पेपर का यहाँ पे कंसेप्ट बता दूं कि अपन कौन से मॉडल पेपर का मतलब कौन सा पैटर्न रहेगा आपका एग्जाम का। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ मॉडल पेपर का ये कंसेप्ट है। तो यहाँ दैट इज सेमेस्टर 2, हमारा जो कोड है एज पर सिलेबस BP 203T। ओके, मींस बी फार्म का हमारे बात कर रहे हैं। हालांकि ये बात अपन बी फार्म की कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी ये बायोकेमिस्ट्री की जो चलती है, चाहे मैं BSc की कहूं, चाहे बी फार्म की कहूं, डी फार्म की कहूं, फार्म डी की बात करूं, ये चाहे डेंटल, चाहे मेडिकल, चाहे किसी और तरह की कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल्स में जो, या चाहे होम्योपैथी या इस तरह की किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स की बात करूं, या उस सब में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे बी फार्म में बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पहले सेक्शन 20 मार्क्स का होता है और जनरली 2 नंबर का एक सवाल और 10 क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से। मींस यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, डेफिनेशन। पहला, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। मींस यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चंस हो गए। इन 6 क्वेश्चंस का सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखना, डोंट गो फॉर इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके, तो जस्ट कहने का मतलब आपको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन लिखनी है, पहली चीज। सिमिलरली एंथैल्पी की डेफिनेशन, एंट्रोपी की डेफिनेशन, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन, एलोस्टेरिक एंजाइम की डेफिनेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन। यहीं पे यहाँ एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो जो टर्मिनोलॉजी आपको बायोकेमिस्ट्री में दिख रही है कि हाँ इसकी डेफिनेशन बनती है, उनका क्वेश्चन आपको 100% आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा जनरली। फिर उसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो ये हो गए, 4 क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन 10 नंबर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 रोल्स ऑफ डोपामीन। तो देखिएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट जो मेटाबोलाइट्स होते हैं या जो इस तरह के मैसेंजर्स हैं वो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे डोपामीन का इंपॉर्टेंट रोल बनता है। तो यहाँ पे इस तरह से दो रोल लिखने, डोंट गो फॉर द डिस्क्रिप्टिव टाइप। सिमिलरली राइट नेम ऑफ कीटोन बॉडीज। तो देखिएगा कीटोन बॉडीज वाले पोर्शन से दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो कीटोजेनेसिस क्या होता है, कीटोसिस क्या होता है, कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को हम कीटोजेनेसिस या कीटोसिस बोलते हैं। कीटो एसिडोसिस क्या होता है, कीटो बॉडीज की वजह से यहाँ एसिडिक नेचर, एसिडिक एनवायरनमेंट या पीएच डाउन होने की प्रोसेस को हम कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। तो ये सारी, और कीटोन बॉडीज कौन कौन सी होती है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। मींस इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, जो क्वेश्चन पूछा जाए आपको सिर्फ उसी का आंसर करना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर व्हाई। इसमें आपको सुक्रोज का नॉन रिड्यूसिंग शुगर पैटर्न क्या होता है, क्यों होता है, वो चीज बताना है। सिंगल सेंटेंस में मैं बात करूं, इसका आंसर होगा तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनोमेरिक कार्बन। ओके, ये हो गया इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस किससे रिलेटेड है, ये एक लिपिड मेटाबॉलिज्म या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, सिंपल आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर है, ये हो गया हमारा ए सेक्शन। क्लियर। अब अपन बात करते हैं दूसरे बी सेक्शन की। फ्रेंड्स, यहाँ पे बी सेक्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन तो ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि आपको क्वेश्चन कम करने होते हैं। मींस 7 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। इस तरह से 35 मार्क्स के आपका ये सेक्शन होता है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो
इस तरह से यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। मैं टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। पहला देखिएगा, गिव डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। फ्रेंड्स यहाँ पे आरएनए और डीएनए 11th 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। जस्ट गिव द डिफरेंस, एटलीस्ट 19 जो डिफरेंस है उनको इलोबरेट करते हुए टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और लास्ट में आप उसका एग्जाम्पल देना ना भूले, इनकी आरएनए और डीएनए में किस तरह से क्लास डिफरेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। देखिएगा प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे कि कौन सा प्रोटीन, पहले सिंपल सा आंसर कैसे करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, सिंपल प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इस तरह से उनका एग्जांपल लेते हुए उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, फिर शॉर्ट में इसके 8-10 जो रोल है उन रोल्स को आपको डिस्क्राइब करना, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कहेंगे, दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोलाइसिस। देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस में आपको कैसे करना है, पहले सबसे पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में एक समरी वाली इक्वेशन लिखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस व्हाट इज हैपनिंग, शुरुआती मटेरियल क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है और कहां होता है, साइटोसोल में होता है। फिर उसका आप उसका पूरा पाथवे लिखेंगे विद एनर्जेटिक्स और कौन सी कंडीशन में किस तरह से फॉलो होता है। ट्राई टू राइट स्ट्रक्चर आल्सो, स्ट्रक्चर लिखना जरूरी है बीफार्म लेवल पे। और यदि डिप्लोमा लेवल की बात करें तो यदि आप स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस। फिर उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर। देखिएगा यूरिया साइकिल किससे रिलेटेड है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो यूरिया कैसे बनता है, यूरिया साइकिल पूरा लिखना है, कहां बनता है, किस तरह से बनता है, कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, वो सारी चीज, और उसके डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके 2 सेक्शन हो गए इस क्वेश्चन के। पहले यूरिया साइकिल को डिस्कस करना, उसके बाद में उसकी जो प्रॉब्लम्स है मींस उससे रिलेटेड डिजीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, गिव बायोलॉजिकल रोल ऑफ एटीपी। तो देखिएगा यहाँ पे मतलब एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले उसका डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन लिखना, क्लासिफिकेशन भी इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखना, एरो फॉर्म में। उसके बाद में यहाँ आप बायोलॉजिकल रोल ऑफ एटीपी, एटीपी का स्ट्रक्चर और एटीपी क्या होता है उसकी फुल फॉर्म, और उसके बाद में उसका बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, किस तरह से ये पार्टिसिपेट करता है डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, और किस तरह से इसका सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज आप लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 6th क्वेश्चन बनता है, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट विद रेफरेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। तो देखिएगा HMP शंट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन और HMP शंट का सिग्निफिकेंस लिखना है। फिर उसके बाद में ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी में HMP शंट का रोल क्या होता है, किस तरह से रोल प्ले करता है, हीमोलाइसिस कब होता है, किस तरह से होता है, आरबीसी का हीमोलाइसिस कैसे होता है, क्यों होता है, वो प्रोसेस पूरा का पूरा लिखना, तभी आपको आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको HMP शंट के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, डिफरेंशिएट ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट फोस्फोराइलेशन। तो देखिएगा क्या किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है ये, ऑक्सीडेटिव, और पहला सबसे पहला डेफिनेशन आपको लिखना फोस्फोराइलेशन का। मींस फोस्फोराइलेशन का मतलब शायद पता होगा आप लोगों को कि फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना फोस्फोराइलेशन कहलाता है। यहाँ पे फोस्फोराइलेशन 2 तरीके का होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एज वेल एज सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। तो उनका डेफिनेशन लिखना है, फिर उसका एग्जांपल लिखना है। दोनों कंडीशन का आपको क्या करना है, एग्जांपल जरूर लिखना है। इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में दोनों को आपको कंपैरेटिव स्टडी बतानी है, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज डिस्कस अबाउट हाइपरबिलिरुबिनेमिया एंड जॉन्डिस।
तो देखिएगा हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्या होता है और जॉन्डिस क्या होता है। मींस ये हीम का जो डिग्रेडेशन होता है मेटाबॉलिज्म उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इसका पूरा कंसेप्ट बताना। मींस यहाँ पे जस्ट पहले आपको बिलिरुबिनेमिया और जॉन्डिस की डेफिनेशन बताना है, फिर ये किस वजह से हो रहा है इसका पूरा फ्लो डायग्राम बनाना है, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट आता है 9th नंबर, दैट इज राइट थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो देखिएगा यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंजाइम की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बायोकैटालिस्ट होता है, ओके। उसके बाद में इसका थेरापेटिक क्या यूज होता है, अब डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीज आपको लिखनी पड़ेगी। और वो आपको सिर्फ टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिख दोगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सप्लेन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवेज एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। देखिएगा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। मींस सबसे पहले ग्लाइकोजन क्या होता है ये लिखना है कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, और स्टोरेज फॉर्म ऑफ व्हाट क्या कि ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है। उसके बाद उसके मेटाबॉलिक पाथवे बताने हैं। मेटाबॉलिक पाथवे के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके रिलेटेड डिजीज के बारे में बताना, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा, ओके। फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी की बात करेंगे तो देखिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, इस तरह से 20 नंबर के होंगे। इस तरह से यहाँ पे 20 नंबर ए सेक्शन और सी सेक्शन 35, सॉरी बी सेक्शन 35 और सी सेक्शन 25। इस तरह से टोटल आपका बी फॉर्म में 75 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपको सेक्शन सी का, एक्सप्लेन इन डिटेल IUB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। दूसरा पार्ट, डिस्कस एंजाइम काइनेटिक्स विद रेफरेंस टू मैकेलस प्लॉट एंड लाइन-वीवर बर्क प्लॉट, ओके। तो देखिएगा आपको यहाँ पे आंसर कैसे करना है। आंसर सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है एंजाइम की, ओके। एंजाइम की डेफिनेशन लिखे, फिर उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन भी कौन सा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन में ट्राई टू राइट एग्जांपल्स, ओके। तो एग्जांपल्स आपको जरूर लिखने, नहीं तो अपना क्लासिफिकेशन अधूरा माना जाएगा। फिर उसके बाद में इसका जो एंजाइम काइनेटिक्स होती है, एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। एंजाइम काइनेटिक्स की क्या करेंगे, डेफिनेशन क्या होती है ये चीज बतानी है। उसके बाद में इसका जो काइनेटिक्स है उसका डेरिवेटाइजेशन करना है। डेरिवेटाइजेशन जो कहने का मतलब मिकेलस मेंटेन इक्वेशन है, एमी इक्वेशन बोलते हैं अपन। तो मिकेलस मेंटेन जो होती है उसको उसका डेरिवेटाइजेशन करना है। उसके बाद में जो लाइन वीवर बर्क प्लॉट होता है उसका डेरिवेटाइजेशन करना है। उसका आपको दोनों का ग्राफ बताना है, और ग्राफ में भी स्पेशल जो कंडीशंस बिल्डअप होती है वो आपको पूरी कंप्लीट करनी है। इस तरह से आप करेंगे तभी आपका आंसर पूरा कंप्लीट होगा, और एग्जामिनर को पूरे नंबर देने की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको 100% अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन डिटेल बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरयूरेसिएमिया एंड गाउट डिजीज। तो देखिएगा आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको प्यूरिन क्या होता है उसके बारे में बताना है। प्यूरिन का कोशिश करना, यहाँ पे स्ट्रक्चर बताओ और उसका साथ में उसका सिग्निफिकेंस बताओ कि इसका कहाँ सिग्निफिकेंस है, ओके। और उसके बाद में फिर उसका आपको इसका बायोसिंथेसिस डिस्कस करना है। बायोसिंथेसिस डिस्कस करने के बाद में मतलब उसका पाथवे बताना है, ओके। पाथवे बता के उसका फिर उसका कैटाबॉलिज्म बताना है। अगेन कैटाबॉलिज्म क्या होता है प्यूरिन का, और वो पाथवे को आपको डिस्कस करना है। ट्राई टू राइट इन द स्ट्रक्चरल व्यू, ठीक है। स्ट्रक्चरल में बताओगे तभी आंसर आपका कंप्लीट माना जाएगा। और उसके बाद में इन हाइपरयूरेसिया और गाउट, इन दोनों का पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, किस वजह से ये बनता है, मतलब हाइपरयूरेसिया कब
होता है और गाउट क्या होता है इसका थोड़ा सा मैं बता दूं, आपको आइडिया होगा शायद। प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म एक्सेसिव होने लग जाता है तो यूरिक एसिड ज्यादा बनने लग जाता है, दैट इज नोन एज हाइपर यूरेसिमिया। मतलब ईमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड में यूरिक एसिड का ज्यादा होना। जब ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो जॉइंट्स में जमने लग जाता है, वो कंडीशन बिल्डअप हो जाती है गाउट। तो इसको इस तरह से आपको एक्सप्लेन करते हुए फ्लो डायग्राम में लिखोगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा क्या है। डिस्कस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्टेरॉल इनटू बाइल एसिड, स्टेरॉइड एंड विटामिन डी। तो देखिएगा बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इस तरह का जो ऑक्सीडेशन होता है उसका डेफिनेशन लिखना है, एग्जांपल देना है। उसके बाद में यहाँ पे पामेटिक एसिड का क्या करना है, इसका बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट बताना है और उसके साथ में एनर्जेटिक्स बतानी है। एनर्जेटिक्स का मतलब जेटिक का मतलब उसमें कितने एटीपी बनते हैं वो कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जो कोलेस्टेरॉल होता है, कोलेस्टेरॉल का दूसरा पार्ट आ गया हमारा, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्टेरॉल क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस बताना है कि सिग्निफिकेंस का मतलब उसका रोल कहां आता है, उसका मतलब रोल का मतलब कौन कौन सा पार्ट में वो पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद में इसका कन्वर्जन जो होता है, बाइल एसिड में कन्वर्जन कैसे होता है और उसका स्टेरॉइड में कन्वर्जन कैसे होता है और उसका विटामिन डी में कन्वर्जन कैसे होता है, उन तीनों का आपको क्या करना है, शॉर्ट में ध्यान देना, शॉर्ट में, क्योंकि हम पहले ही बहुत बड़ा आंसर कर चुके हैं, ये शॉर्ट में बताना है। शॉर्ट में बताते हुए ये कैसे बनते हैं, जब ये बनते हैं तो नॉर्मल प्रोसेस में कैसे बनते हैं, और यदि एबनॉर्मल कंडीशन हो गया तो वो कौन कौन सी डिजीज होगी, तब वो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा आपको क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मेरा यूं आपको सजेशन है कि तीनों क्वेश्चन आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट तैयार करने चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसी का आंसर आप लिख पाओ। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपन ने 3 सेक्शन कर लिए, सेक्शन ए, बी और सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी वीडियोस के प्लेलिस्ट लगी हुई है और उनका लिंक दिया हुआ, उन पे क्लिक करना और आपको बायोकेमिस्ट्री का पूरा डिटेल मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यदि आपने सीनियर्स जूनियर्स को भी और अपने क्लासमेट को चैनल के बारे में नहीं बताया है तो जल्दी कीजिएगा, उनको बताएं ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सके और वो भी अच्छे से नंबर ला सके। थैंक यू वंस।